उन सब के अगर नाम देखें तो उनके नाम जो है वो उत्तर मध्य भारत के जो शहरों के छोटे बड़े शहरों के नाम हैं, उनके सरनेम उन नामों से मिलते जुलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कैफी आजमी, किसी का लुधियानवी, सुल्तानपुरी, जयपुरी, भोपाली, ये सब जो है वो शहर हैं जहाँ पर एक तरह से हिंदी उर्दू परंपरा में चीजें जो है जहाँ पर विकसित हो रही थी। और एक तरह से ये ऐसी जुबान थी हिंदुस्तानी जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो बोलते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में हमें पता है कि किस तरह से हिंदुस्तानी की एक बड़ी लेवल पर बात जो है वो की गई थी। लेकिन उस पर अभी मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा। फिल्मी गानों के बड़े पैमाने पर लोकप्रिय होने की एक जरूरी जो वजह था वो इन गानों के बोल थे। ये गाने बड़े ही रेशमी अल्फाजों में लिखे गए थे। उनमें शब्दों की बाजीगरी थी जिनके कई के अर्थ हो सकते थे। साथ ही वे ऐतिहासिकता और राजनीतिक अर्थों से भी ओतप्रोत होते थे। उन गीतों में बहुत ही आकर्षक संगीत उड़ेला गया था और उन गीतों की धुनें शास्त्रीय और लोक संगीत से ली गई थी। लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण बहुत हद तक उनका जो प्रयोगात्मक तरीका था उसमें पश्चिमी संगीतकारों के कामों का भी प्रभाव पड़ा था। खास करके कई फिल्मों में जो संगीत है और उसके जो वाद्य हैं, हम देखते हैं कि उसमें सितार और तबले की संगत जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े सामंजस्यपूर्ण तरीके से वायलिन और सेक्सोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो की गई है। तो ये जो है उसके मिश्रण को दिखाता है। इस विषय पर एक रिसर्च करने वाले एक शोधार्थी का कहना है, उन्होंने लिखा है कि फ्यूजन संगीत के लोकप्रिय होने से बहुत पहले से ही बॉम्बई के फिल्म स्टूडियो में हर दिन इन गीतों का प्रदर्शन किया जाता था और इसमें भारतीय और पश्चिमी संगीत एवं वाद्य का एक अद्भुत जो है वो मिश्रण होता था। यानी कि इसको अडॉप्ट करने से पहले इस पर काफी काम किया गया था, इस पर काफी प्रैक्टिस जो है पहले से की जाती थी और फिर तब इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात जो उभर कर आती है वो ये कि बहुत सारे परंपरावादियों और शुद्धतावादियों ने खास करके संगीत, राग और वाद्यों का जो ये मिश्रण किया जा रहा था इसकी आलोचना की, इसे उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने फिल्मी गीतों को भारतीय शास्त्रीय गीतों और लोक संगीतों के स्तरहीन और यहाँ तक कि विकृत रूप के तौर पर उन्होंने उसे परिभाषित किया। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो यह संगीत न तो शास्त्रीय था और न ही अपने आप में लोक संगीत था, बल्कि यह तो एक तरह से संगीत का एक ऐसा नया इलाका था जो सिनेमाई कथानकों के हिसाब से जरूरी था और उसी के अनुरूप इसे जो है वो बनाया गया था। यह एक तरह की नई प्रक्रिया थी जो संगीत के एक नए रूप को अपने आप में सामने जो है वो लेकर के आ रही थी। हम कह सकते हैं कि यह संगीत का एक ऐसा रूप था जिससे इससे पहले के रूपों की तुलना में बड़े पैमाने पर समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक उसे अपनाया, उसे स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सबको पसंद था, बल्कि कई लोग इसके महत्वपूर्ण आलोचक भी थे। उदाहरण के तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है उस जमाने के एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक ने शिकायत करते हुए उन्होंने ये कहा कि फिल्मी जो गीत हैं वो कलकत्ता की जो भद्र वर्ग की जो महिलाएं हैं और पेशावर के जो तांगे वाले हैं, दोनों की जुबान पर एक साथ चढ़ गए हैं और यही एक तरह से चिंता की बात है और ये एक तरह से सही नहीं है। तो इस तरह की आलोचना भी जो है वो की जा रही थी। अगर हम
फिल्म देखने वाले भारतीय दर्शकों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1940 से 90 के दशक के बीच में मोटे तौर पर दो किस्म के भारतीय दर्शक थे जो फिल्म देखने जाते थे। यानी कि जो लोग फिल्म देखने जा रहे थे उन्हें हम मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इनमें से एक तो सभी तबकों के, सभी वर्गों के जो है युवक थे, युवा पुरुष थे जो फिल्म देखने जाते थे, जबकि दूसरी तरफ वे लोग थे जो वयस्क थे और परिवार के साथ, पति पत्नी माँ बच्चों के साथ जो है फिल्म देखने जाते थे। उत्तर भारत पर शोध करने वाले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि बहुत सारे अविवाहित पुरुष फिल्मी संस्कृति के बड़े उपभोक्ता थे, यानी कि वो फिल्म देखने जाते थे और वे इसलिए फिल्म देखने जाते थे, फिल्मों को इसलिए पसंद करते थे कि फिल्म देखने से जो भी मनोरंजन उन्हें हासिल होता था, उन्हें मिलता था, वो उनके लिए पारिवारिक जीवन के तनावों से कुछ समय के लिए उन्हें एक तरह से मुक्त होने का एक अच्छा उनको जो है वो बहाना देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर लोग जो है कई ऐसी चीजें कर सकते थे जिन पर घर में बंदिशें थी, वहाँ पर वो चीज नहीं कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर सिनेमा हॉल में लोग सिगरेट पी सकते थे और दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मस्ती कर सकते थे, जिस पर आमतौर पर घरों में जो है वो बंदिशें होती थी। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो युवकों के लिए ज्यादा थी। अगर हम लड़कियों के हिसाब से देखें तो उन्हें ये मौका शायद ही उनको ये मौका मिलता हो। दूसरी तरफ जो फिल्म देखने वाले जो लोग थे जाते थे, उनमें से अधिकतर वयस्क पुरुष थे और जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ जो है फिल्म देखने जाया करते थे। और इस तरह से ये देखेंगे तो ये दोनों ही समूह जो है वो अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद करते थे। जो युवा दर्शक थे उन्हें तड़क भड़क वाली, हिंसा वाली, सेक्स वाली, देह उघाड़ू फिल्में जो है जिसमें नाच गान ज्यादा हो, वो उन्हें आकर्षित करता था, उन्हें पसंद आता था। जबकि वयस्क लोग जो अपने परिवार के साथ जाते थे वो ऐसे फिल्म देखना पसंद करते थे जिसमें सामाजिक जीवन की, सुख दुख की, धार्मिक वसूलों की जो है वो चित्रण हो, तो उन्हें इस तरह की फिल्म जो है उनको पसंद आता था। अगर हम दर्शकों की नज़र से देखें तो खास करके हमें ये दिखाई पड़ता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी हमें फर्क देखने को मिलता है फिल्म देखने वाले जो दर्शक थे उनके बीच में। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में फिल्मों का शौक और भी ज्यादा जो उबाल पर था। वहां पर हम देखते हैं कि पुरुष दर्शकों ने अपने अपने फैन क्लब बना रखे थे और ये फैन क्लब किसी खास मशहूर फिल्मी हस्ती के प्रति जिनसे वो बहुत प्रभावित होते थे उनके प्रति समर्पित होता था और वो उसी जो है कलाकार की, उसी हस्ती की फिल्में देखना पसंद करता था। जैसे कि हमें पता है कि एम.जी. रामचंद्रन तमिलनाडु के वो एक ऐसी ही हस्ती थे जो बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव जिनका बहुत ही फिल्मों के में बहुत ही करिश्मा था, या कन्नड़ फिल्मों के जो अभिनेता राजकुमार, वो ऐसी हस्ती थे जिनके नाम पर कई सारे वहाँ पर जो है वो फिल्म क्लब जो है वो बन गया था। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के मदुरई शहर में इस तरह के कम से कम 500 फैन क्लब थे। तो एक मदुरई शहर में 500 फैन क्लब का होना बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
इन क्लबों के अधिकतर सदस्य की उम्र जो है वो 20 साल या उससे अधिक होती थी, और इनमें सब तरह के लोग होते थे, निम्न मध्यम वर्ग के, लोअर वर्ग के। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे एक तरह से शहर में अलग अलग पेशों से जुड़े हुए लोग, जैसे कि दर्जी, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, और बड़े पैमाने पर विद्यार्थी जो है, छात्र जो है वो इन क्लबों में शामिल होते थे। इन क्लबों की जो इनकी जो गतिविधियां को अगर हम देखें, तो उसमें ये होता था कि अपना जो पसंदीदा जो फिल्मी सितारे हैं उसका प्रचार प्रसार करना, उनकी फिल्मों का जो है पोस्टर चिपकाना, उनकी फिल्म का टिकट खरीद करके उसे कई लोगों के साथ जाकर के उसे देखना, और सार्वजनिक या निजी स्थानों पर उनकी तारीफ में कविताएं और गीत गाना, ये सब उनकी एक्टिविटीज के जो है वो तरीके थे। कभी कभी क्लब की गतिविधियों में अपने अभिनेता के नाम पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता था, और प्राकृतिक प्रकोप आने पर यह भी देखा गया कि चंदा वसूल कर जो जन सेवा का काम है, उसमें भी क्लब जो है कई बार भूमिका अदा करता था। तो इस तरह के बहुत सारे क्लब जो है हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, और ये एक दर्शकों का खास रुझान जो है वहां पर हमें दिखाई पड़ता है। इनके तुलना में अगर हम हिंदी क्षेत्र में देखें, तो वहां पर इस तरह के क्लब या इस तरह की दीवानगी जो है वो आम लोगों में यहाँ पर हमें उस तरह की दीवानगी नहीं दिखाई पड़ती। उस तरह के क्लब के बारे में हमें ज्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं मिलता। इसका एक महत्वपूर्ण कारण शायद ये भी था कि दक्षिण की तुलना में यहाँ पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, यहाँ पर पहचान का संकट या भाषा का संकट उतना नहीं था जितना दक्षिण भारत में जो है महसूस किया जा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हिंदी क्षेत्र में फिल्मी कलाकार लोकप्रिय नहीं थे या उनके प्रति दीवानगी नहीं था। ये बात भी नहीं है, क्योंकि कम से कम एक महत्वपूर्ण फिल्म सितारे अमिताभ बच्चन के बारे में तो ये कहा ही जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता जो है वो चरम पर थी, और इस बात की पुष्टि 2001 में बीबीसी के द्वारा जो एक जो ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया गया था उससे हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय अभिनेता जो है उनको चुना गया। तो इससे ये दिखता है कि हिंदी फिल्म के कलाकार जो थे उनका भी एक बड़ा क्षेत्र था, और उनकी भी बहुत ही लोकप्रियता जो है उनकी थी। अब थोड़ा सा अगर अब हम देखें कि ये जो लोकप्रिय सिनेमा ये जो बन रही थी और दर्शकों की जो हमने बात की, इन सब से हमें अगर हम ओवरऑल देखें कि भारतीय फिल्म की हमें कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उसका जो स्वरूप है वो किस तरह का है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय फिल्म उद्योग की जो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और उसका जो चरित्र है वो बड़ा वैश्विक किस्म का है, जो बहुत सारे सामाजिक तबकों को अपने साथ समेटता है। यहाँ किसी तरह का एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का जो है भेदभाव भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या धर्म के आधार पर देखने को नहीं मिलता है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में पारसी और यहूदी अभिनेताओं ने हमेशा हिंदू, मुस्लिम और ईसाई अभिनेताओं के साथ जो है वो मिलकर काम किया। फिल्म उद्योग के कई महान जो डायरेक्टर हुए वो बंगाल और दक्षिण भारत के हुए, और उन्होंने हिंदी में महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। इस बात को ये कई क्षेत्रों का, कई भाषाओं के लोगों का एक साथ आकर के फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, एक साथ मिल करके काम करना, एक खास मायने रखता है। और इसकी मिसाल में सिर्फ एक फिल्म के जो है जो कलाकार उसमें कहाँ से थे
उनके बारे में बताकर की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम फ़िल्म शोले को लें, जो अपने ज़माने की और मेरे ख़्याल से अभी तक की बहुत ही एक तरह से सफल और पॉपुलर फ़िल्म रही है। इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे, इसके जो निर्देशक थे वो रमेश सिप्पी, जो एक सिंधी थे। और इस फ़िल्म के जो गीतकार और एक महत्वपूर्ण जो इसके अभिनेता वो पंजाब से थे। इसी तरह से दूसरे जो महत्वपूर्ण इस फ़िल्म के जो कलाकार थे, वो उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलॉन्ग करते थे। और 2 प्रमुख जो फीमेल कलाकार यानी कि हीरोइन जो इस फ़िल्म में थी, उनमें से एक तमिलनाडु की थी, तो दूसरी मध्य प्रदेश की बंगाली मूल की अभिनेत्री थी। फ़िल्म का संगीत जो है त्रिपुरा के रहने वाले एक बंगाली सज्जन एस डी बर्मन ने लिखा था। तो इस तरह से बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी समावेशी जो है तरीका था वहाँ पर, जिसको एडॉप्ट किया गया था। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी दिखाई पड़ती है, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि विभाजन और पार्टीशन की घटना के बावजूद फ़िल्म उद्योग में जो है अल्पसंख्यों का, मुसलमानों का खुलकर स्वागत किया गया और उन्हें भरपूर जो है वो जगह मिला। फ़िल्म उद्योग के कुछ बेहतरीन गीतकार और इसके जो पटकथा जो लेखक थे वो इसी समुदाय से हुए। इतना ही नहीं, कुछ बड़े शीर्ष निर्देशक और उससे भी आगे चोटी के जो कुछ सितारे थे, वो भी इसी समुदाय से सामने आए थे। आज़ादी के कुछ साल बाद बॉम्बई की एक पत्रिका ने लोगों से इस विषय पर जनमत संग्रह लोगों के बीच में किया कि उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री कौन हैं। और इसमें सबसे अधिक मत जो है जिस एक अभिनेता और अभिनेत्री को मिला, वो दोनों ही जो है वो दोनों ही मुसलमान थे, जिनमें से जो दोनों एक तरह से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक छद्म नाम से पर्दे पर आते थे। और ये थे एक तरह से जी, जैसे कि हमें पता है कि नरगिस और दिलीप कुमार, तो ये दोनों जो थे, ख़ास करके दिलीप कुमार का जो ओरिजिनल नाम था यूसुफ खान था और नरगिस का जो है वो फ़ातिमा रशीद नाम था, लेकिन उन्होंने नए छद्म नाम से जो है वो फ़िल्म में वो आ रहे थे। एक जो ख़ास बात है वो ये भी है कि अधिकतर फ़िल्मों में जो मुस्लिम कैरेक्टर होते थे, वो जो चरित्र होते थे, वो फ़िल्म का एक अभिन्न हिस्सा होता था। वो ज़रूर होते थे, लेकिन उनका कभी भी एक तरह से नकारात्मक चित्रण अगर हम कहें, नेगेटिव जो है वो भूमिका में नहीं दिखाया गया है। अपने फ़िल्मी सितारों में वे आमतौर पर जो मुस्लिम चरित्र हैं, उनमें बहुत सारे जो हैं ईमानदार, दोस्त, और एक तरह से अच्छे पुलिस वाले, देशभक्त, अड़ियल पठान और दोस्ताना संबंध रखने वाले चाचा-ताऊ की भूमिका में आमतौर पर होते थे। तो ये एक ख़ास बात थी कि बहुत ही कोई नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाया जाता था। इस तरह से भारतीय फ़िल्म जगत में मुसलमानों ने हम कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्थान जो है उन्होंने हासिल किया। और हमें पता है कि हाल-फिलहाल जो बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसके 3 जो महत्वपूर्ण सितारे हुए, वो तीनों खान, उनका सरनेम खान है। और इन सितारों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिलीप कुमार और नरगिस की जैसे छद्म नाम रखने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें दिखाई पड़ती है।
ये सारी बातें हमने जो अभी की ये हमने उस सिनेमा के लिए की जो एक तरह से पॉपुलर सिनेमा था। अब भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक दूसरा जो है हिस्सा जो है वो वैकल्पिक सिनेमा का है, जिसे आमतौर पर कई बार कलात्मक सिनेमा भी कहा जाता है। और उनका यहाँ पर ये वैकल्पिक सिनेमा जो है इस पॉपुलर सिनेमा से अलग तरह की सिनेमा थी। खास करके हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद के शुरुआती काल में 3 फ़िल्म निर्माताओं ने एक तरह से लोक लुभावन तरीके से अलग हट करके और इस तरह के वैकल्पिक सिनेमा बनाने का प्रयास किया, और सिनेमा जगत में उनका जो स्थान है वो बड़ा अहम और महत्वपूर्ण है, खास करके भारतीय फ़िल्म हिस्ट्री में। इनमें से एक महत्वपूर्ण जो निर्देशक थे वो बिमल रॉय थे, जिनकी फ़िल्म 2 बीघा ज़मीन जो 1953 में बनी थी, वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ इसमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों की समस्याओं का इस फ़िल्म में बेहतरीन तरीके से जो है वो चित्रण किया गया था, और ये वो एक तरह से विलेज रियलिटी जो है उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फ़िल्म में दिखाया। इसी तरह से दूसरे महत्वपूर्ण फ़िल्मकार थे महबूब खान, जिनकी फ़िल्म मदर इंडिया एक बड़ी महत्वपूर्ण फ़िल्म थी, और इस फ़िल्म में एक नए राष्ट्र के जन्म की, एक नए राष्ट्र के निर्माण की कहानी को बड़े ही ओजस्पूर्ण तरीके से एक माँ के चरित्र के ज़रिए जो है इसको फ़िल्माया गया था, जो अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली फ़िल्म रहा। और तीसरा उल्लेखनीय फ़िल्मकार जो थे वो गुरुदत्त थे, जिनकी फ़िल्मों में जीवन के अंधेरे पक्ष की खोज करने की कोशिश की गई थी, जिन पर आमतौर पर जो है फ़िल्मकार जो है वो बात नहीं करते थे। तो इस तरह से ये तीनों फ़िल्मकार वो थे जिन्होंने एक तरह से वैकल्पिक सिनेमा के रास्ते खोले और उसकी तरफ उन्होंने काम करना शुरू किया। हालाँकि वैकल्पिक धारा के जो सबसे महत्वपूर्ण फ़िल्मकार जो हुए वो सत्यजीत रे थे, जो एक तरह से बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण फ़िल्म हिस्ट्री में उनका एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है। और जैसे कि हमें पता है कि सत्यजीत रे जो है वो मुख्य तौर पर वो उन्होंने बंगला में अपनी फ़िल्में उन्होंने बनाई। वो रवींद्रनाथ टैगोर के लेखन से, उनके उपन्यास से, उनकी कहानियों से बड़े ही प्रभावित थे। सन 1955 में सत्यजीत रे ने अपनी पहली फ़िल्म जो है पाथेर पंचाली बनाई, और ये फ़िल्म एक छोटे से लड़के अप्पू के जीवन पर आधारित थी। इस फ़िल्म में उसके बचपन से लेकर उसके वयस्क होने तक की कहानी का चित्रण किया गया था, और इस प्रक्रिया में काफ़ी संवेदनशीलता और कुशलता के साथ एक तरह से बंगाल के जो आंतरिक इलाकों में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उसको बड़े अच्छे तरीके से इसमें फ़िल्माया गया था। तो एक रियल फ़िल्म जो हम कह सकते हैं वो सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई थी। अगले आगे तकरीबन इस श्रृंखला में पांचाली की श्रृंखला में उन्होंने 2 और फ़िल्मों का निर्माण किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि रे एक तरह से वैकल्पिक सिनेमा के निर्माता के एक महत्वपूर्ण डायरेक्टर बन गए। उनका एक महत्वपूर्ण स्थान जो है उस सिलसिले में है। उनकी इस देन को फ़िल्म जगत में बहुत सम्मान से देखा गया। 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से भी उनको जो है पुरस्कृत किया गया, और भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो इस तरह से जो है वैकल्पिक सिनेमा के निर्माण की शुरुआत जो है वो सत्यजीत रे
के सिनेमा से और भी ज़्यादा आगे बढ़ा। आगे चलकर सत्यजीत रे के समकालीनों में एक तरह से 2 और महत्वपूर्ण बंगाली शख्सियत जो है वो फ़िल्म जगत में उभर कर सामने आए। इनमें से एक थे ऋत्विक घटक और दूसरे मृणाल सेन। ये दोनों ही निर्देशक जो है वो बंगाल के कम्युनिस्ट आंदोलन से जो है वो बहुत ही प्रभावित थे और उनकी फ़िल्मों में उस समय के जो राजनीतिक जो एक तरह से भूचाल आया था उसका जो है और किसान आंदोलन का देश के बँटवारे का और बंगाल में जो 40 के दशक में जो अकाल पड़ा था, उन सब विषयों पर इन्होंने फ़िल्में बनाई और ये महत्वपूर्ण जो है उनकी फ़िल्में हुई। आगे की कड़ी में अगर हम देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण फ़िल्म निर्माता हुए जैसे कि श्याम बेनेगल और अडूल गोपाल कृष्णन। इनकी फ़िल्में जो हैं वो जाति प्रथा और भारतीय मध्यम वर्ग के दिखावे का जो है एक तरह से भंडाफोड़ करती है और इस तरह से लगातार समानांतर सिनेमा सत्यजीत रे के बाद हम कह सकते हैं कि ऋत्विक घटक, मृणाल सेन और अडूल गोपाल कृष्णन के देखरेख में लगातार सिनेमा का जो है वो विस्तार जो है वो होता गया। तो कुल मिलाकर के अगर मैं लास्ट में अगर मैं इसको निष्कर्ष के रूप में देखूं तो जो हमें ये दिखाई पड़ता है कि किस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक लंबे समय में अभी करीब 100 साल का अगर हम फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री ने प्रगति की और फिल्म में किस तरह से अपने समय को बहुत ही तत्परता से एक तरह से उसे स्पेस दिया गया। अपने समय के सामाजिक आर्थिक मुद्दों को जो है छुआ गया। भले ही जो है ये कहा जाए कि जो पॉपुलर फिल्में थी वो रोमांटिक होती थी और वो एक तरह से अवास्तविकताओं से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे कि राही मासूम रजा ने शोले के सिलसिले में कहा कि अगर अगर कुछ भी कहा जाए तो शोले फिल्म एक खास जो है संदेश देती है जिस पर समाजशास्त्रियों को और मानव विज्ञानियों को गौर करना चाहिए और वो फिल्म ये संदेश देती है कि कानून और व्यवस्था से लोगों का विश्वास जो है उठने लगा है। क्योंकि उस फिल्म में क्या होता है कि हम सबको पता है कि अल्टीमेटली जो है वो संजीव कुमार को जेल से 2 जो अपराधी हैं वो गब्बर सिंह का मुकाबला करने के लिए उसको लेकर के आते हैं और उसकी चूंकि उनकी दोनों हाथें कट चुकी हैं तो उन दोनों को वो अपना हाथ बनाते हैं और उससे वो गब्बर सिंह का जो है वो मुकाबला करते हैं। तो ये जो एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो फिल्म देता है। तो बहुत सारी बातें हैं जैसे संगीत को लेकर के बहुत सारी जो मिश्रण जो फिल्मों में हुआ है, बहुत सारी आधुनिकता जो फिल्मों ने समाज को दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर अपने ग्रामीण जीवन को देखूं तो हमारे गांव में आमतौर पर जो मुझे याद है बचपन का वो ये होता था कि किसी लड़की के लिए ये बात फिल्म देखने की बात पहली बात तब होती थी जब उसकी शादी होती थी और जब शादी होती थी तो ये कहा जाता था कि उसका दूल्हा जो है अब उसको पास के जो शहर है उसमें सिनेमा देखने के लिए लेकर जाएगा और ये एक बड़ी मतलब बात होती थी कि अब वो फिल्म देखने जा रही है। तो इस तरह से फिल्मों का इतिहास जो है वो बड़ा विस्तृत है जिस पर एक लेक्चर में समापन करना जो है वो मुश्किल है। तो मैं यही अपने को जो है एंड करूंगा। थैंक यू।